Today, the title of my talk is Impact of Protein Feeding on Production and Reproduction of Ruminants. रुमिनेंट्स में हम जो डाइटरी प्रोटीन है उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, रुमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन और रुमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन यानी बाईपास प्रोटीन। रुमिनेंट्स में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो दो तरह से पूरी की जाती है, एक माइक्रोबियल प्रोटीन और दूसरा RUP यानी रुमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। तो टू फीड द ruminants, first of all we have to feed the ruminal microbes, यानी ruminal microbe की जो रिक्वायरमेंट है जो कि अमीनो एसिड हैं, पेप्टाइड हैं और अमोनिया है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें A टाइप है, B टाइप है, यानी स्लोली डिग्रेडेबल भी और रैपिडली डिग्रेडेबल, उनका कम्बिनेशन देना पड़ता है ताकि कंटिन्यूस उनको जो ह्यूमन माइक्रोब को जो रॉ मटेरियल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो मिलता रहे और इससे फर्मेंटेशन में इंप्रूवमेंट आए। तो फीड जो डाइटरी प्रोटीन फीड कर रहे हैं उसमें जो RDP वाला पोर्शन है वो ह्यूमन माइक्रोब उसको डिग्रेड करते हैं पेप्टाइड में, अमीनो एसिड में, और फिर इन अमीनो एसिड को वो फर्दर डिग्रेड करके यानी डीएमिनेशन करके अमोनिया बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है फॉर माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ह्यूमन माइक्रोब की जो जरूरत से ज्यादा है ये वाला रॉ मटेरियल यानी अमोनिया ज्यादा है तो वो लिवर के पास आ जाएगा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ह्यूमन एंड लिवर विल कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू यूरिया। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी कंज्यूम होगी। तो एक मॉलिक्यूल जो है उसका जो यूरिया का जब बनता है तो उसमें 4 ATP की जरूरत होती है। तो वो ये एक तो एनर्जी का लॉस हुआ और दूसरा जो डाइटरी नाइट्रोजन है उसका भी लॉस हुआ। तो हमें जानवर की जो जरूरियात हैं उसके मुताबिक ये RDP वो देना पड़ती है। ये हैं जी वो ह्यूमन के माइक्रोब्स जो जिनको ये रॉ मटेरियल चाहिए जो हम फीड कर रहे हैं और वो अपनी माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, फंजाई हैं। अब ये जो RDP डिग्रेड हो रही है पेप्टाइड और अमीनो एसिड में, जिस तरह का मैंने पहले बताया कि फिर अमीनो एसिड को फर्दर वो डीएमिनेट करते हैं और अमोनिया और कीटो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये रॉ मटेरियल अमोनिया, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, ये माइक्रोब्स अब इनको कन्वर्ट करेंगे अपनी जो माइक्रोबियल प्रोटीन बनाने में और इस तरह माइक्रोबियल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये रॉ मटेरियल ऑप्टिमम होगा, जितना ऑप्टिमम होगा उनकी जरूरत के मुताबिक होगा उतनी ही फर्मेंटेशन बेहतर होगी, उतनी इनकी माइक्रोबियल प्रोटीन जो है वो बेहतर बनेगी। अब किस तरह हम ये बेहतर कर सकते हैं, उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की, इसकी जो रिलीज है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। यानी जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्लोली डिग्रेडेबल प्रोटीन होनी चाहिए और जो है रैपिडली डिग्रेडेबल प्रोटीन भी होना चाहिए ताकि फौरी तौर पे भी उनको मिल जाए प्रोटीन रॉ मटेरियल। इसी तरह जो एनर्जी है जिसमें शुगर, स्टार्च वगैरह हैं, ये यानी जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नॉन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनका कॉम्बिनेशन जो नॉन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स का है उसमें भी शुगर और स्टार्च दोनों का कॉम्बिनेशन हो ताकि जो रैपिडली डिग्रेडेबल हैं ताकि जल्दी उसको एनर्जी ह्यूमन माइक्रोब को मिल जाए वो भी होना चाहिए, और स्लोली डिग्रेडेबल भी जिस तरह स्टार्च है वो भी होना चाहिए ताकि कंटिन्यूस उन ह्यूमन माइक्रोब को एनर्जी मिलती रहे और वो फर्मेंटेशन को बेहतर बनाते रहे। तो ये अगर RDP और नॉन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स और RDP की अगर रेशो 4:1 की है तो ये ऑप्टिमम रेशो है जिससे फर्मेंटेशन बेहतर होगी, और फर्मेंटेशन जब बेहतर होगी तो VFA जो है वो ज्यादा बनेंगे जो कि एनर्जी के तौर पे जानवरों में इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ जो माइक्रोबियल प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस भी ऑप्टिमम लेवल पे जाएगी। अब हम आते हैं, अगर हम जानवर की जरूरत के से ज्यादा अगर RDP हम दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। एक RDP है और एक है टोटल प्रोटीन CP अपने ज्यादा दिया, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जाके एक तो अमोनिया और ब्लड यूरिया इसका लेवल इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है को जो एक्सेसिव नाइट्रोजन है उसको थ्रू यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है और ये एक इकोनॉमिकल लॉस है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की कंजप्शन है टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया इन द लिवर। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये अमोनिया का ब्लड यूरिया का लेवल अगर ज्यादा है तो ये ड्राई मैटर इनटेक को डिप्रेस करेगा, एनर्जी जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा और कंजप्शन रेट भी कम हो जाएगा। अगर हम RDP की जरूरत से कम दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, माइक्रोबियल प्रोटीन जो है ये कंप्रोमाइज होगी और उससे एनिमल की ग्रोथ या मिल्क प्रोडक्शन जो है वो दोनों
कंप्रोमाइज होगी। इसी तरह अगर हम जो आरयूपी है वो सप्लीमेंट करते हैं, उससे ड्राई इनटेक में इंप्रूवमेंट आएगी, एनर्जी बैलेंस में इंप्रूवमेंट आएगी और प्रोडक्शन बेहतर होगी और कंजप्शन रेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम टोटल सीपी का अगर आरयूपी प्रोपोर्शन ज्यादा कर देते हैं जानवर की जरूरत से, तो वो क्या करेगी, वो फिर माइक्रोबियल प्रोटीन को कंप्रोमाइज करेगी और माइक्रोबियल प्रोटीन की जो संस्था है वो कम हो जाएगी। अब जो हम प्रोटीन को बढ़ाते हैं प्रोडक्शन बढ़ती है, लेकिन इससे साथ साथ क्या होता है, जो जानवर के जिस्म में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो भी इंक्रीज होता है, अमोनिया का लेवल इंक्रीज होता है, जो कि जिसका रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो फिर क्या करते हैं हम प्रोटीन उसमें आरयूपी की सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो आरयूपी हम सप्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आएगी। तो हाई सीपी या आरडीपी ये मिल्क प्रोडक्शन को तो बढ़ाएंगी, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है उस पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। लिहाजा हमें आरयूपी और आरडीपी का बैलेंस देना पड़ता है जानवर को। जो हाई सीपी और हाई आरडीपी यानी जानवर की जरूरत से ज्यादा है, तो वो उनका रिप्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट तो है कि जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाएगा। वो कैसे कि एक जो यूरिया मॉलिक्यूल बनाने में 4 एटीपी की जरूरत है, तो वो एनर्जी जो है ना वो जाया हो रही है उधर। तो इससे क्या होगा, जानवर की जो है ओव्यूलेशन कम हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। दूसरा नंबर पे है जी ब्लड यूरिक नाइट्रोजन अगर ज्यादा है तो वो ओवा के लिए या स्पर्म के लिए डायरेक्टली भी टॉक्सिक है, एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक है। तो उससे उसकी जो रिप्रोडक्शन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जो बाइंडिंग है इसकी एलएच की विद ओवरी के जो रिसेप्टर है उसके साथ वो कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर यूरिया का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, और दैट इज लीड टू द रिडक्शन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड इंटेग्रिटी। तो बॉडी में जानवरों की जो डेयरी एनिमल्स हैं, जो मिल्किंग एनिमल हैं, उसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जाना चाहिए। इससे कम होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना उसके जो रिप्रोडक्शन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप टेस्ट कर रहे हैं मिल्क यूरिया नाइट्रोजन तो उसमें भी 9 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये लेवल है। इससे जो है वो अगर एक्सीड करेगा तो रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। आप इससे डायरेक्ट चेक करते रहें कि जानवर का ये अगर इस रेंज में है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी रिप्रोडक्शन की कंप्रोमाइज होगी। अब अर्ली लैक्टेशन में चूंकि पहले 12 हफ्ते में ड्राई मैटर इनटेक कम होता है, तो यहाँ पे जो इनटेक प्रोटीन की वो भी कम होगी। हमें जो आरयूपी है वो ज्यादा सप्लीमेंट करनी पड़ती है, और यहाँ पे चूंकि इनटेक कम है तो जानवर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है। तो अगर यहाँ पे हम और आरडीपी या सीपी बढ़ा दें तो वो तो डबल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। पहले कम खा रहा है अपनी जरूरत से, चूंकि कामिंग का स्ट्रेस होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो अर्ली लैक्टेशन है वहां पे आरयूपी सप्लीमेंट करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे इन ग्राफ में जो फास्ट ग्रोइंग एनिमल है और जो हाई यील्डिंग एनिमल है, वहां पे जो माइक्रोबियल प्रोटीन है वो उसकी जरूरत को पूरी नहीं कर सकती। लिहाजा हमें जो हाई यील्डिंग एनिमल और फास्ट ग्रोइंग एनिमल है वहां पे आरयूपी की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि माइक्रोबियल प्रोटीन जो इनटेक आप बढ़ाएंगे, यानी 12 से 18 पे 18 से 24 केजी तक या 30 केजी पे जाते हैं, तो माइक्रोबियल प्रोटीन बढ़ती जा रही है। तो आरयूपी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएंगी। लेकिन शुरू में चूंकि पहले 12 हफ्ते में इनटेक ही कम है, तो हमें माइक्रोबियल प्रोटीन उसकी जरूरत जानवर की को पूरा नहीं कर पा रही, तो हमें आरयूपी देनी पड़ती है। जैसा कि ये एक मैंने नीचे एग्जांपल दिया कि 35 लीटर एक काऊ जो प्रोड्यूस कर रही है, उसको अगर उसका ड्राई मैटर इनटेक कम है, अगर तो बढ़ जाए तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो माइक्रोबियल प्रोटीन ही ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। लिहाजा वहां पे हमें जो है ना वो इस जानवर को 1200 ग्राम जो आरयूपी की शक्ल में देना पड़ेगा। ये उसकी माइक्रो प्रोटीन जितनी बनेगी इस ड्राई मैटर इनटेक से वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं करेगी, तो हमें अजाफी जो है वो 1200 ग्राम प्रोटीन जो है आरयूपी की शक्ल में देनी पड़ेगी। अब हम आते हैं जी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ आरयूपी ऑन द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन के इसके क्या इंपैक्ट है। इससे क्या होता है कि ड्राई मैटर इनटेक वो बेहतर होता है, और ड्राई मैटर इनटेक बेहतर होने से जो एनर्जी बैलेंस है जानवर का वो बेहतर हो जाता है। इस तरह प्रोटीन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है, मिल्क यील्ड इंप्रूव होती है, और जानवर को जो उसकी जो सप्लाई है एसेंशियल अमीनो एसिड की और लिमिटिंग अमीनो एसिड की वो बेहतर हो जाती है। इस तरह जो हाई यील्डिंग
एनिमल हैं और फास्ट ग्रोइंग एनिमल हैं, उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। क्योंकि एनर्जी बैलेंस बेहतर है तो जो ओवरी की जो एक्टिविटी है वो जल्दी शुरू हो जाती है, वो जल्दी जानवर हीट में आएगा और वो कंसीव होगा। इस तरह डेज ओपन वो इंप्रूव होंगे, उसमें क्या होगा कि जो सर्विस पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा और कंजप्शन रेट भी इससे इंप्रूव होगा और ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, अब हम जो जानवर को आरयूपी तो हमने दे दी, उसके अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है वो इस तरह बाज का पूरे नहीं होते, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट में किसी अमाइनो एसिड की वो कमी बेशी है, तो वो पूरी इस तरह नहीं होती। तो लिहाजा हमें जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड आमतौर पे जो लाइसिन और मिथियोनिन है वो हमें सप्लीमेंट करने पड़ते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड हैं जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड हैं वो हमें सप्लीमेंट, लेकिन जो मेन है वो लाइसिन और मिथियोनिन है। तो इसमें ये मैंने रेशो दी है कि इस रेशो में आपको जो है ना वो जानवर को फीड करना पड़ता है। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड हमने सप्लीमेंट करने हैं ये र्यूमन प्रोटेक्टेड होने चाहिए, वरना तो वो जो र्यूमन के माइक्रोब हैं वो इन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हम आरयूपी के साथ साथ हमें र्यूमन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड और स्पेशली लाइसिन और मिथियोनिन ये भी जानवर को देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें जो इसके लीन टिश्यू की या मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क कंपोजिशन देखें, लीन टिश्यू की कंपोजिशन देखें तो वहां पे जो लाइसिन है तकरीबन ये 16% है उसकी जो रिक्वायरमेंट का है, टोटल अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट का, और जो मिथियोनिन है वो 5 से 5.5% है। अब ये वाला जो रेशियो है या इतनी परसेंटेज है ये बैक्टीरिया में, ये नीचे जो बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है उनमें तो ये उसके बिल्कुल करीब करीब है, जबकि प्रोटोजोआ में लाइसिन बहुत बेहतर है और ये बैक्टीरिया में तकरीबन वो पूरी कर रहा है जो मिथियोनिन है। लेकिन अगर बाकी फीड इंग्रेडिएंट्स को देखें तो वहां पे ये लाइसिन मिथियोनिन की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। मास्वाई ये जो एक है फिश मील है जिसमें लाइसिन और मिथियोनिन दोनों जो है वो पूरे हो रहे हैं, जबकि बाकी इंग्रेडिएंट में या तो एक हो रहा है या हो ही नहीं रहा किसी में। तो इस तरह हमें ये जो दो अमाइनो एसिड स्पेशली मिथियोनिन और लाइसिन ये हमें जानवर की फीड में सप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अगर करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों बेहतरी की तरफ आएंगे। और इनकी फिर रेशो आपने वो भी बराबर रखनी है, यानी 3:1 की रेशो, लाइसिन और मिथियोनिन की जो रेशो है वो 3:1 की होनी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में होंगे तो वो बेटर यूटिलाइज होंगे। अब हम आते हैं कि हम प्रोटीन की जो यूटिलाइजेशन है उसको किस तरह बेहतर करें और प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों को में इंप्रूवमेंट आए। तो हमें जो अंटिल जो वीनिंग है वहां तक तो काब्स में सीपी ही हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद ग्रोइंग पे आ जाएं तो ये मैंने रेशो दे दी है कि आरडीपी आरयूपी रेशो ये होनी चाहिए। लेकिन बफलो में हमें आरयूपी ज्यादा देनी पड़ती है, तकरीबन बफलो में 50-50 अगर आप देते हैं आरयूपी और आरडीपी की रेशो तो वो बेहतर है, क्योंकि बफलो को आरडीपी कम जरूरत होती है, क्यों, उसमें रिसाइकलिंग जो नाइट्रोजन की वो ज्यादा है। लिहाजा यहाँ पे हमें आरयूपी बढ़ा भी दें तो उससे एनिमल की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर आती है। दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं कि जो यूरिया की रिसाइकलिंग करते हैं वो इस तरह है कि अगर आप नॉन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर फीड करते हैं तो उससे रिसाइकलिंग भी बेहतरी की तरफ आती है। इसी तरह अगर हम जो ह्यूमन माइक्रोब है उनको मॉडिफाई कर लें, कैसे कि वो प्रोटीन की डिग्रेडेशन को कम करें, तो इससे ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन है वो बाईपास हो जाएगी और आरयूपी का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा और जानवर की जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों बेहतरी की तरफ आएंगे। इसी तरह हम चूंकि अब आजकल इन्वायरमेंट पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है तो हम ज्यादा सीपी जो जानवर को क्रूड प्रोटीन वो ज्यादा नहीं दे सकते, तो हमें क्या कहिए, हमें सीपी को कम करके अगर हम ह्यूमन प्रोटेक्टेड जो अमाइनो एसिड है वो सप्लाई करें तो वो प्रोडक्शन जानवर की सेम रहेगी, लेकिन आपने उसकी डाइट में जो प्रोटीन का प्रोपोर्शन है वो कम कर दिया। इसी तरह हम जो है इसकी जो ह्यूमन फर्मेंटेशन है अगर उसको आप ऑप्टिमम करें, उसको ऑप्टिमाइज की तरफ लेके जाएंगे तो जो प्रोटीन है वो भी बेहतर यूटिलाइज होगी और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो इसकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन है वो भी इंप्रूव होगी। तो उसमें क्या है, ये मैंने राइट साइड पे दिए हैं कि जो फास्ट डिग्रेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स है जिस तरह शुगर है ये फास्ट डिग्रेडेशन इसकी, और जो स्लोली डिग्रेडेबल है जिस तरह ये ग्राउंड कॉर्न है या ग्राउंड सरगम है, तो इनका कम्बिनेशन देना पड़ेगा ताकि लगातार ह्यूमन माइक्रोब को एनर्जी मिलती रहे और वो फर्मेंटेशन को कंटिन्यू रखें और ऑप्टिमम लेवल पे
जो है ना वो वर्क करें। इसी तरह हमें जो आरडीपी के प्रपोर्शन है, इसमें फास्ट डिग्रेडिंग यानी रैपिडली डिग्रेडेबल और स्लोली डिग्रेडेबल जो पार्ट है प्रोटीन का, वो हमें फीड करना पड़ेगा, जिसमें अब फास्ट जो डिग्रेडेशन है वो यूरिया से होती है, और जो स्लोली डिग्रेडेबल प्रोटीन है वो कॉर्न, ग्लूटन, मील है या डिस्टिलरी ग्रेन्स हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो इससे क्या होगा, लगातार रॉ मटेरियल ह्यूमन माइक्रोब को मिलेगा जो कि पेप्टाइड है, अमीनो एसिड है और अमोनिया है। तो उससे उनकी जो रीमन फर्मेंटेशन है ये ऑप्टिमम लेवल पे होगी। जब रीमन फर्मेंटेशन ऑप्टिमम लेवल पे होगी तो उससे क्या होगा, जो वीएफए हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड, वो ज्यादा बनेंगे, वो एनर्जी के तौर पे जानवर में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी एनर्जी जो वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। और इसी तरह माइक्रोबियल प्रोटीन ज्यादा बनेगी। जब माइक्रोबियल प्रोटीन ओवरऑल ज्यादा बनेगी तो हमें आरयूपी जो हम सप्लीमेंट करते हैं वो कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये वो स्ट्रेटजी थी कि हम जिस तरह प्रोटीन की यूटिलाइजेशन बेहतर कर सकते हैं और जो उनकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों को हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।